सोचिए, पुलिस एक घर में तलाशी के लिए जाती है। एक कोने में उन्हें एक बड़ा सा नीला ड्रम मिलता है। जब वो उसे हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो टस से मस नहीं होता। वो और जोर लगाते हैं, लेकिन वो इतना भारी है जैसे पत्थर का बना हो। सवाल ये है कि आखिर उस ड्रम के अंदर ऐसा क्या था जिसे इतने वजन के नीचे दबाया गया था। आज हम इसी ब्लू ड्रम मर्डर की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स और द वीक जैसे कई प्रतिष्ठित प्रकाशनों की रिपोर्ट्स है। हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई 2025 की इस दिल दहला देने वाली घटना की सच्चाई को समझना। और हाँ, कुछ मिलती जुलती घटनाओं और एक नाम को लेकर जो भ्रम फैला है उसे भी साफ करेंगे। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी को सिर्फ एक क्राइम की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक खास तरीके से किया गया जुर्म वो एक पैटर्न या ट्रेंड की शक्ल ले लेता है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि मीडिया रिपोर्टिंग कैसे कभी-कभी अलग-अलग मामलों की जानकारी को आपस में मिला सकती है, जिससे सच और भ्रम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है, जैसा कि इस केस में एक नाम के साथ हुआ। तो फिर सीधे मुख्य मामले से शुरू करते हैं। मेरठ का वो ब्लू ड्रम मर्डर जो मार्च 2025 में सामने आया। द वीक और दूसरे स्रोतों के मुताबिक कहानी के किरदार तो साफ है। पीड़ित का नाम था सौरभ राजपूत और आरोपी उसकी अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। घटना 4 मार्च 2025 की बताई जा रही है। जी। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लान ये था कि पहले सौरभ को नशीली दवा दी जाए और जब वो बेहोश हो गया तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकू से उसकी जान ले ली। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो इस अपराध को बेहद खौफनाक बना देता है। हाँ, क्योंकि हत्या के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर दिए। ये अपने आप में एक ऐसी हरकत है जो दिखाती है कि ये सिर्फ अचानक आए गुस्से का नतीजा नहीं था। इसके पीछे एक ठंडे दिमाग की एक सोची समझी क्रूरता थी। शरीर को टुकड़ों में काटना सबूत मिटाने की एक बहुत ही विभत्स कोशिश होती है। और यहीं से उस नीले ड्रम की कहानी शुरू होती है। शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम इस्तेमाल किया। उन्होंने शरीर के हिस्सों को ड्रम में डाला और फिर उसे सीमेंट से भर दिया। हाँ, गीले सीमेंट से। और यहीं ये मामला वाकई बहुत पेचीदा हो जाता है। सीमेंट का इस्तेमाल, देखिए, ये सिर्फ शव को छुपाने की एक तरकीब नहीं थी। इसके पीछे की मानसिकता को समझना जरूरी है। सीमेंट 2 काम करता है। एक, वो शव को पूरी तरह से सील कर देता है, जिससे बदबू बाहर नहीं आती और पहचान की प्रक्रिया वो लगभग नामुमकिन हो जाती है। और दूसरा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, ये उस ड्रम को इतना ज्यादा भारी बना देता है कि उसे हिलाना भी मुश्किल हो जाए। मतलब सबूतों को उसी घर के अंदर एक तरह से हमेशा के लिए दफन कर देने की कोशिश। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अजीब तरीका है। सिर्फ छिपाना होता तो कहीं और भी फेंक सकते थे, है ना? सीमेंट का इस्तेमाल ही क्यों? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये सिर्फ सबूत मिटाना नहीं है, बल्कि सबूत को अपनी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य बना लेना है। जरा सोचिए, वो उसी घर में रह रहे थे जहां एक कोने में सीमेंट से भरा ड्रम रखा था। ये एक तरह का आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक कवच भी है। वो खुद को यकीन दिलाना चाहते थे कि जो हुआ वो पत्थर के नीचे दब चुका है, कि वो अब मौजूद ही नहीं है। ये अपराध की भयावहता से खुद को मानसिक रूप से दूर करने का एक तरीका भी हो सकता है। ये वाकई डरावना है। और सूत्रों में इस बात का जिक्र भी है कि जब पुलिस को आखिरकार वो ड्रम मिला तो उन्हें और मुर्दाघर के कर्मचारियों को उसे उठाने में पसीने आ गए, उसे तोड़ना पड़ा, तब जाकर सच सामने आया। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि योजना कितनी क्रूर और सोची समझी थी। बिल्कुल, ये आवेश में आकर किया गया अपराध नहीं था। इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई थी। ड्रम खरीदना, सीमेंट का इंतजाम करना और फिर इस पूरी घिनौनी प्रक्रिया को अंजाम देना, ये सब अपराध की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि उनके पास सोचने और अपने किए पर रुकने का पूरा मौका था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अपराध को छिपाने की कोशिश यहीं खत्म नहीं हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सब के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, और ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नहीं है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है जो अपराधी खुद के साथ खेलते हैं। अपराध स्थल से दूर जाकर वो एक नई कहानी गढ़ते हैं जिसमें वो गुनहगार नहीं बल्कि छुट्टियां मनाने वाले आम लोग हैं। बिल्कुल, ये उस भयानक सच से एक अस्थायी दूरी बनाने का तरीका है
जो दिखाता है कि अपराध करने के बाद भी इंसान किस तरह सामान्य दिखने की कोशिश करता है। लेकिन वो इस दिखावे में ज्यादा दिन कामयाब नहीं हो पा रहे। नहीं, अपराध के इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जहां अपराधी सोचते हैं कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम कर लिया है। वे हर चीज की योजना बनाते हैं, लेकिन अक्सर कोई छोटी सी इंसानी गलती, जैसे पड़ोसियों को कुछ अजीब लगना या एक अनचाहा फोन कॉल, उनकी पूरी योजना को बर्बाद कर देती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। पुलिस को किसी तरह शक हुआ, घर की तलाशी ली गई और वो सीमेंट का ड्रम मिल गया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सारी परफेक्ट प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ये मेरठ का मामला अपने आप में ही इतना परेशान करने वाला है, लेकिन जब हमने आपके दिए गए दूसरे स्रोतों पर नजर डाली तो एक और भी ज्यादा डराने वाली तस्वीर सामने आई। ऐसा लगता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडलाइन है, ब्लू ड्रम मर्डर का दोहराव। यूपी के जूता व्यापारी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या। इस मामले में भी कहानी लगभग वैसी ही है। पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और यहाँ भी शव के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंके गए। और इस मामले में जो सबसे दुखद बात थी वो ये कि केस को सुलझाने में उनकी अपनी बेटी के बयान ने अहम भूमिका निभाई। अच्छा जी, एक बच्चे को अपने ही माँ बाप से जुड़े ऐसे सच का सामना करना पड़ा। मतलब कहानी बिल्कुल वैसी ही है, पति, पत्नी और प्रेमी, और शव के साथ वैसी ही बर्बरता। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और इससे पहले कि हम इसे इत्तेफाक माने, द इकोनॉमिक टाइम्स की और सुर्खी देखिए। यूपी में एक और ब्लू ड्रम की भयावहता। पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति की हत्या, शव के टुकड़े कर संभल में फेंके। यहां भी कहानी वही है, अवैध संबंध, पति की हत्या और शव को बेरहमी से ठिकाने लगाना। मीडिया इन सभी मामलों को मेरठ वाले केस से जोड़कर देख रहा था। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक ही इलाके में एक ही जैसे तरीके से हत्याएं, ये कोई ट्रेंड कैसे बन सकता है? ये बेहद डरावना है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या हम यहाँ कॉपीकैट अपराध देख रहे हैं? यानी एक अपराधी दूसरे अपराधी के तरीके की नकल कर रहा है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई खास तरह का अपराध बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज हासिल कर लेता है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं कि ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक हो कि अलग अलग जगहों पर अपराधी एक जैसा सोच रहे हों, बिना एक दूसरे के बारे में जाने? मीडिया का असर कितना पक्का माना जा सकता है? तो आपका सवाल बहुत वाजिब है। यह साबित करना मुश्किल होता है कि किसी ने सीधे तौर पर मीडिया से देखकर ही अपराध किया है। लेकिन अपराध विज्ञान में हम मोडस ऑपरेंडी या अपराध के तरीके पर बहुत ध्यान देते हैं। जब किसी अपराध का तरीका, जैसे कि इस मामले में सीमेंट से भरे ड्रम का इस्तेमाल, बहुत अनोखा और विशिष्ट हो और फिर वही तरीका कम समय में दूसरे अपराधों में भी दिखने लगे, तो कॉपीकैट थ्योरी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आप कह रहे हैं कि मीडिया में अपराध की डिटेल्स बताने से अनजाने में दूसरों को आइडिया मिल सकता है? हाँ, ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ मीडिया का काम है जनता को सूचित करना, लेकिन दूसरी तरफ जब किसी अपराध के तरीके का बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है तो ये अनजाने में दूसरे लोगों के लिए एक आइडिया या ब्लूप्रिंट की तरह काम कर सकता है, जो पहले से ही ऐसे किसी अपराध की योजना बना रहे हों। वे सोचते हैं कि ये सबूत मिटाने का एक कारगर तरीका हो सकता है क्योंकि इसे पहले किसी ने इस्तेमाल किया था। ये एक बड़ी और जटिल सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां मीडिया की रिपोर्टिंग अपराध के तरीकों को फैलाने में अनजाने ही एक भूमिका निभा सकती है। ये वाकई गंभीर बात है और इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया एक नाम ने, जो शुरुआती रिपोर्टों में बार बार सामने आ रहा था, शबनम। कई लोगों को लगा कि ये मेरठ वाले केस की आरोपी है, लेकिन जब हमने आपके स्रोतों को गहराई से देखा तो कहानी कुछ और ही निकली। हाँ, और ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या को दिखाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट इस भ्रम को साफ करती है। शबनम नाम का मेरठ के 2025 के इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये नाम आया कहाँ से? हमारे स्रोतों के मुताबिक ये 2019 के एक बिल्कुल अलग मामले से जुड़ा है जो हैदराबाद में हुआ था। उस मामले में एक पति पर अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करके उनके शवों को पानी के ड्रम में फेंकने का शक था। अच्छा, तो ये पुराना मामला है। हाँ, शायद उस पुराने केस की वजह से ये नाम लोगों के दिमाग में रह गया और जब मेरठ में ड्रम से जुड़ा एक और मामला सामने आया तो लोगों ने दोनों को मिला दिया। और तथ्यों को इस तरह से अलग करके समझना बहुत जरूरी है। ये आज के सूचियां के अथाह सागर का एक क्लासिक उदाहरण है।
एक कहानी के कुछ हिस्से जैसे ड्रम और हत्या दूसरी कहानी के हिस्सों से जुड़ जाते हैं और एक नई गलत कहानी बना देते हैं। सोशल मीडिया के दौर में ये बिजली की रफ्तार से होता है। एक गलत नाम या एक गलत तस्वीर वायरल हो जाती है और फिर सच को सामने लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरठ मामले की असलियत को समझने के लिए इस शबनम वाले भ्रम को दूर करना बेहद आवश्यक था। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस पूरे मामले से 4 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली और सबसे अहम बात यह है कि मुख्य ब्लू ड्रम मर्डर मार्च 2025 का मेरठ का मामला है, जिसमें पीड़ित सौरभ राजपूत और आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला हैं। ये फैक्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, इस अपराध को अंजाम देने का तरीका, शव को सीमेंट से भरे ड्रम में बंद करना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक बेहद क्रूर और पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। तीसरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में इसी तरह के अपराधों का एक पैटर्न उभरता हुआ दिखा। इन सभी मामलों में अवैध संबंध एक कॉमन कड़ी थे, जिसके चलते पतियों की हत्या की गई और शवों को बेरहमी से ठिकाने लगाया गया। यह एक सामाजिक समस्या की ओर भी इशारा करता है। और चौथी और आखिरी बात, शबनम नाम का जिक्र एक गलत जानकारी थी। ये 2019 के एक पुराने और अलग मामले के साथ भ्रम के कारण हुआ, जो हमें याद दिलाता है कि जानकारी के इस दौर में तथ्यों की पुष्टि करना कितना जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा। और जो मुख्य अंतर्दृष्टि यहाँ से निकलती है वो ये है कि ये मामला सिर्फ अपनी क्रूरता के लिए ही परेशान करने वाला नहीं है। यह इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि दिखाता है कि अपराध की योजना कितनी बारीकी से बनाई जा सकती है, और साथ ही ये भी दिखाता है कि कैसे मीडिया के व्यापक ध्यान में आने के बाद अपराध के विशेष तरीके एक खतरनाक ट्रेंड बन सकते हैं। ये हमें अपराध, समाज और मीडिया के बीच के जटिल रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये वाकई एक जटिल और गंभीर विषय है जिस पर हमने आज चर्चा की। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इस सब को जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी अपराध का तरीका इतना सार्वजनिक हो जाता है, उसकी हर डिटेल अखबारों और टीवी पर आ जाती है, तो क्या ये न्याय प्रक्रिया में मदद करता है या अनजाने में दूसरों के लिए एक भयानक ब्लूप्रिंट बन जाता है?